नमस्कार दोस्तों, डेफिनेटली कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो हिंदी के अंदर जो बिंदु चल रहा था वो विकारी शब्द के बारे में चल रहा था। इससे ठीक पहले वीडियो में हमने जो विकारी जो शब्द है वो विशेषण वाला हमने पढ़ लिया है। विशेषण से पहले सर्वनाम पढ़ लिए हैं और संज्ञा पढ़ लिए हैं। हमने ये पढ़ा है कि विकारी जो शब्द है वो 4 प्रकार के हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो। आज हम चौथा जो विकारी शब्द है वो जो क्रिया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, इनका रूप परिवर्तन किस प्रकार होता है, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यदि हम क्रिया की बात करें तो क्रिया भी क्या है, एक विकारी शब्द है और क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो लिंग के आधार पर भी इसका रूप परिवर्तन हो सकता है। एक विकारक शब्द इसका लिंग भी माना जाता है। वचन के आधार पर भी इसका क्या हो सकता है, रूप परिवर्तन हो सकता है और काल के आधार पर भी इसका रूप परिवर्तन हो सकता है। और चौथे हम बात करें तो ये पुरुष के आधार पर भी इसका क्या हो सकता है, रूप परिवर्तन हो सकता है। तो ये लिंग के जो विकारक शब्द है वो 4 माने जाते हैं, लिंग, वचन, काल और पुरुष। कार्य के आधार पर क्रिया का परिवर्तन नहीं होगा। तो क्रिया क्या एक विकारी शब्द है जिसका लिंग के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, वचन के आधार पर हो सकता है, काल के आधार पर हो सकता है और पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। अब बात हम करें क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया की परिभाषा क्या है या क्रिया कितने प्रकार की है। यदि हम बात करें क्रिया की तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, कोई भी क्रिया उसका जो मूल रूप है उस मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। क्योंकि हिंदी की जो मूल जो भाषा है वो कौन सी मानी जाती है, संस्कृत मानी जाती है। और जो संस्कृत रूप है उसमें जो क्रिया का जो रूप है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कोई भी धातु है उसके अंदर हम सामान्य रूप से यदि कोई नाम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो सामान्य क्रिया का रूप परिवर्तन हो जाता है या सामान्य क्रिया बनती है। कोई भी धातु है, जिस प्रकार हम देखें कोई भी धातु है और धातु के अंत में यदि हमें ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो सामान्य क्रिया की रचना होती है। जिस प्रकार ये पढ़ है, ये पढ़ धातु है और पढ़ धातु के अंदर यदि हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये इसका रूप बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पढ़ना। पढ़ना क्या है, क्रिया है। इसी प्रकार लिख धातु के अंदर यदि ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। लिखना भी क्या है, क्रिया है। और इसी प्रकार गा धातु है, गा धातु के अंदर यदि हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, गाना हो जाएगा। गाना भी क्या होगी, क्रिया होगी। कहने का तात्पर्य है यदि क्रिया है उसका मूल रूप है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्योंकि संस्कृत रूप क्या है, धातु है और धातु के अंदर सामान्य रूप से हम ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसका जो रूप बनता है वो क्या बनता है, क्रिया रूप बनता है। पढ़ना, लिखना, गाना, खेलना, दौड़ना, नहाना, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं उसके अंत में यदि आपको ना है और ना वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब देखो परिभाषा क्या है कि जिन विकारी शब्दों के द्वारा, ये क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। तो जिन विकारी शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होना पाया जाता है। कि वाक्य के अंदर यदि जिन विकारी शब्दों के द्वारा हमें किसी काम का करना या होना जाना जाता है या ये कार्य पूर्ण है या अपूर्णता का बोध होता है उसे विकारी शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वाक्य के अंदर कोई भी शब्द है जिस शब्द के द्वारा हमें किसी काम का करना या होना जाना जाता है या कार्य के पूर्ण या अपूर्णता का बोध होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। जैसे हम कोई वाक्य लिखें, एक वाक्य आपको दे रखा है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर काम को जो करने वाला होता है, काम को करने वाला होता है वो क्या है, करता है। तो यहाँ पर काम को करने वाला कौन है, राम है। तो राम यहाँ पर क्या है, करता है। और कर्ता जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो राम का जो काम है वो क्या है, पढ़ना है। जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी काम का करना या होना जाना जाता है, तो पढ़ना जो शब्द है इससे हमें पता चलता है कि राम क्या कार्य करता है, पढ़ रहा है। तो ये जो पढ़ना है वो क्या है, क्रिया है। पढ़ता है, ये जो पद यहाँ पर क्या है, क्रिया है। और वो क्या पढ़ रहा है और क्रिया का जो प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया के रूप में ये वाक्य लिखा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्रिया हम किसे कहते हैं कि जिन विकारी शब्दों के द्वारा हमें किसी काम का करना या होना जाना जाता है या कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है जिसका परिवर्तन लिंग के आधार पर भी होता है, वचन के आधार पर भी होता है, काल के आधार पर भी होता है और पुरुष के आधार पर होता है। कार्य के आधार पर है, क्रिया का परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। और धातु के अंदर यदि हम ना लगाते हैं तो सामान्य क्रिया की रचना होती है, जिस प्रकार पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना, पीना, इस प्रकार की क्रिया है। अब जो क्रिया का जो वर्गीकरण किया गया है, क्रिया का यदि वर्गीकरण की बात करें तो क्रिया का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। क्रिया का वर्गीकरण हम देखें कि क्रिया का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कितने प्रकार से किया गया है।
तो क्रिया का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार की यदि हम बात करें तो एक तो विभाजन किया गया है क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार। किसके आधार पर है? क्रम के आधार पर। एक क्रिया का जो प्रकार है वो क्रम के आधार पर है और एक है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर। और एक क्रिया का जो विभाजन किया जाता है वो किसके आधार पर किया गया है? काल के आधार पर किया गया है। क्रिया उसका विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, एक क्रम के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर और एक काल के आधार पर। हम बात करें क्रम के आधार पर, यदि आपको ये पूछे कि क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार है, तो क्रम के आधार पर हम क्रिया के जो प्रकार पढ़ेंगे वो कितने प्रकार पढ़ेंगे? 2 प्रकार पढ़ेंगे। क्रम के आधार पर क्रिया का जो विभाजन किया गया वो कितने प्रकार से किया गया? 2 प्रकार से किया गया। प्रयोग या रचना के आधार पर यदि आपको क्रिया के प्रकार पढ़े हम 5 पढ़ेंगे। क्रम प्रयोग के आधार पर जो क्रिया का विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया? 5 प्रकार से किया है। और काल की यदि हम बात करें, काल वाला बिंदु हमने पहले पढ़ लिया है कि काल है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक भूतकाल है, एक वर्तमान काल है और एक भविष्य काल है। इसी प्रकार क्रिया का जो वर्गीकरण है काल के आधार पर है और काल कितने हैं? 3 है। तो इसका जो काल के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से किया गया है। तो क्रिया का वर्गीकरण की बात करें तो क्रिया का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, क्रम के आधार पर है, एक प्रयोग के आधार पर और एक काल के आधार पर है। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की है। देखो क्रम के आधार पर जो क्रिया है वो कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। और 2 प्रकारों की हम बात करें कौन कौन सी है, तो एक तो है अकर्मक क्रिया है और दूसरी जो क्रिया है वो कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार है, एक तो अकर्मक क्रिया है और दूसरी क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। अब पहले हम यदि ये देखें कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर क्या है। देखो अ का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। और कर्म का अर्थ कर्म हो गया। यहाँ पर स का अर्थ देखें तो स का अर्थ किससे लिया जाता है? सहित से लिया जाता है। कि यदि जिन वाक्यों के अंदर कर्म नहीं होता है, जिन वाक्यों के अंदर कर्म नहीं होता है और कर्म के बिना ही उस वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, वहां पर जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। इस शब्द के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अकर्मक क्रिया जहां पर कर्म नहीं होता है और कर्म के बिना उस वाक्य का पूर्ण भाव क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है, वहां पर क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। स का अर्थ क्या लिया गया है? सहित से लिया गया है। तो अर्थात जिस वाक्य के अंदर क्या होगा? कर्म होगा और कर्म के बिना उस वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होगा, तो वहां पर जो क्रिया होती है वो कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। यदि अकर्मक क्रिया की हम बात करें तो आपको इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे, पहले आपको कर्ता मिलेगा और कर्ता के बाद में आपको क्या मिलेगी? क्रिया मिलेगी। कर्ता और क्रिया यदि वाक्य के अंदर दे रखे हैं, कर्म नहीं दे रखा है, तो ये वाक्य है वो किसके उदाहरण मिलेंगे? आपको अकर्मक क्रिया के उदाहरण मिलेंगे। और आपको यदि इस प्रकार का वाक्य दे रखा है, पहले कर्ता है और कर्ता के बाद में क्या दे रखा है? कर्म दे रखा है और कर्म के बाद में क्या दे रखी है? क्रिया दे रखी है। कर्ता कर्म और क्रिया के रूप में यदि वाक्य दे रखा है तो वहां पर यह वाक्य होगा किस प्रकार का वाक्य होगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। दोबारा देखो, यदि अकर्मक और सकर्मक यदि इन शब्दों में अंतर देखें, अपनी भाषा में अंतर देखें, तो जहां पर कर्म नहीं होगा, कर्म के बिना ही उस वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाएगा, वहां पर क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। और जहां पर कर्म सहित जिस वाक्य के अंदर कर्म होगा और कर्म के बिना उस वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होगा, वहां पर क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के अंदर आपको पहले कर्ता मिला, कर्ता के बीच में कोई अन्य पूरक शब्द मिल सकते हैं, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? क्रिया मिलेगा, कोई कर्म नहीं होगा। जिस वाक्य के अंदर कर्म नहीं होगा वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जिस वाक्य के अंदर कर्ता कर्म और क्रिया के रूप में यदि वाक्य दे रखा है, वहां पर क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब देखो हम पहचान किस प्रकार करेंगे, कहां पर अकर्मक क्रिया है और कहां पर सकर्मक क्रिया है। अब देखो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की हम पहचान की हम बात करें कि किस वाक्य के अंदर कर्म दे रखा है या नहीं दे रखा है। यदि आपको कोई भी क्रिया दे रखी है और क्रिया से पहले या तो आप क्या या फिर किसको लगाकर क्वेश्चन करोगे, क्या या किसको लगाकर यदि आप प्रश्न करोगे, तो यदि क्या और किसका का जो प्रभाव है वो यदि कर्ता पर आ रहा है तो वहां पर क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। और क्या और किसको का जो प्रभाव वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर, नया अन्य कोई शब्दों पर पड़ रहा है या कर्म पर आ रहा है, वहां पर जो क्रिया है वो कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। जब हम क्रिया से क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव यदि कर्ता पर आ रहा है, क्या का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से किस पर आ रहा है? कर्ता पर आ रहा है, वहां पर क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। और क्या का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, वहां पर क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। सामान्य रूप से यदि हम कोई वाक्य देते हैं, जिस प्रकार है कोई वाक्य दे दिया, सीता हंसती है,
और एक वाक्य दे रखा है आपको, सीता खाना पकाती है। इस प्रकार के वाक्य दे रखा है कि सीता हंसती है। यहाँ पर देखो काम को करने वाली कौन है, सीता है। और जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हंसना क्या है, क्रिया है। अब हम क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे, क्या हंसती है, भी इसका प्रत्येक रूप से प्रभाव किस पर आ रहा है, सीता पर आ रहा है, क्या का कोई हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई कर्म नहीं दे रखा है इस वाक्य के अंदर। और यहाँ पर एक कर्ता और कर्ता दूसरा यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो वाक्य कर्ता और क्रिया के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर देखें हम, सीता खाना पकाती है, तो पकाना क्या होगी, क्रिया होगी। और पकाना क्रिया से यदि हम क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो क्या पकाती है, तो इसका उत्तर किस पर आ रहा है, खाना मतलब कर्म पर आ रहा है। काम को करने वाली कौन है, सीता है। और क्रिया जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चले ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो क्या है, क्रिया है। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है या फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो क्या पकाती है, खाना पकाती है। तो ये खाना यहाँ पर क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इस प्रकार की ये जो दूसरा जो वाक्य है वो कौन सा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और पहला जो वाक्य है वो किसका है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब हम बात करें कि अन्य किस प्रकार ऑप्शन परीक्षा के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस प्रकार भी प्रश्न आ सकते हैं कि 4 वाक्य के अंदर आपको ऑप्शन के अंदर 4 क्रिया मिल जाएगी। एक क्रिया आपको दे दिया, दौड़ना दे दिया, दौड़ना है। बी के अंदर आपको दे रखा है रोना क्रिया दे रखा है। सी के अंदर आपको पीना क्रिया दे रखा है। और डी के अंदर हम देखें तो आपको सोना क्रिया दे रखा है। इस प्रकार आपको 4 क्रिया पद दे रखे हैं, दौड़ना, रोना, पीना और सोना। और आपको पूछ लिया निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखो कुछ क्रिया ऐसी होती है जो मूल रूप से क्या होती है, अकर्मक है, उनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और कर्म के बिना उसका भाव क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और कुछ क्रिया ऐसी होती है जो अकर्मक में भी आती है और सकर्मक में भी आती है। हम यदि बात करें एक दौड़ना क्रिया, एक रोना क्रिया, एक पीना क्रिया और सोना क्रिया है, इनमें यदि हम देखें मूल जो क्रिया है अकर्मक क्रिया है, तो दौड़ना क्रिया वो क्या है, मूल अकर्मक क्रिया है। कोई भी वाक्य के अंदर यदि आपको दौड़ना क्रिया दे रखी है और उससे ठीक पहले आप क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमेशा किस पर आएगा, कर्ता पर आएगा। यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होगी और कर्म के बिना उस वाक्य का क्या होगा, पूर्ण भाव स्पष्ट होगा। तो ये जो दौड़ना क्रिया है मूल रूप से क्या मानी जाती है, अकर्मक क्रिया मानी जाती है। रोना क्रिया ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। सोना क्रिया ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। लेकिन ये जो पीना क्रिया है वो क्रिया क्या मानी जाती है, सकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं। इसमें आपको पूछा जा सकता है निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन सी है या अकर्मक क्रिया नहीं है, निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया नहीं है। या फिर आपको कोई वाक्य मिलेगा और वाक्य के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो वाक्य में हम देखेंगे कर्ता कौन है, कर्म क्या है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया है या नहीं है। कर्म दे रखा है तो सकर्मक क्रिया है और कर्म नहीं दे रखा है तो क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। अब हम यदि बात करें कि जो मूल जो अकर्मक क्रिया है वो मूल अकर्मक क्रिया कौन कौन सी है, तो दौड़ना जो क्रिया है वो क्या है, मूल अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की यदि हम बात करें तो ये मूल अकर्मक क्रिया होती है। इनका प्रभाव वाक्य के अंदर कर्म पर न्याय पर प्रत्यक्ष रूप से किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है और हमेशा ये क्रिया क्या रहेगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। जैसे हम बात करें दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया आपको पूछे तो दौड़ना क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। रोना क्रिया है, रोना क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। सोना क्रिया है, सोना क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। उठना है, अकर्मक क्रिया है। बैठना, छींकना, दौड़ना, रोना, सोना, उठना, बैठना, छींकना, ये जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अन्य क्रिया की बात करें जिस प्रकार घबराना क्रिया भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। ये घबराना जो क्रिया है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। सोना क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। रोना क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। दौड़ना क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। बैठना क्रिया है, अकर्मक है। छींकना अकर्मक है। जागना जो क्रिया है, जागना भी क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। जागना क्रिया क्या है, अकर्मक है। तो इस प्रकार ये मूल क्रिया होती है कुछ, उनका जो प्रभाव है वो केवल किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। चाहे वो उठना हो, चाहे बैठना हो, चाहे रोना हो, चाहे सोना हो, चाहे बहना हो, चाहे बिकना हो, इस प्रकार की जो क्रिया है, बहना किसी चीज का बहना है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। नहाना है, घबराना है,
दौड़ना, रोना, सोना, उठना, बैठना, चीखना, घबराना, जागना, बैठना, घूमना, फिरना, ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। इनमें यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो इनका जो प्रभाव है प्रत्यक्ष रूप से किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम दूसरी बात करें सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंदर क्या होगा? कर्म होगा, और कर्म के बिना उस वाक्य का पूर्ण भाव क्या नहीं होगा? स्पष्ट नहीं होगा। सकर्मक क्रिया के अंदर हम देखें ये भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। सकर्मक क्रिया के अंदर एक तो है पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। यदि पूर्ण सकर्मक क्रिया की बात करें तो इसके 2 भेद हैं। एक तो एकर्मक क्रिया है, एक कर्मक, और दूसरी हम पढ़ेंगे द्विकर्मक। देखो एक एकर्मक क्रिया है और दूसरी क्रिया कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया है। अब एकर्मक और द्विकर्मक में अंतर क्या है कि जिस वाक्य के अंदर केवल एक ही कर्म दे रखा है, एक कर्म दे रखा है, वहां पर एकर्मक क्रिया है, और जिस वाक्य के अंदर यदि आपको 2 कर्म दे रखे हैं और 2 कर्म दे रखे हैं तो वहां पर क्रिया है वो कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया है। तो यदि हम सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की है। एक तो एकर्मक क्रिया है और एकर्मक क्रिया है, दूसरी कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया है। अब हम देखें जिस प्रकार कोई वाक्य दे रखा है, कोई वाक्य है उसके अंदर एक कर्मक क्रिया और दूसरी हम बात करें द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य के अंदर एक कर्म होगा वहां पर क्रिया कौन सी होगी? एकर्मक होगी, और जिस वाक्य के अंदर 2 कर्म होगा वहां पर क्रिया कौन सी होगी? द्विकर्मक होगी। अब ये द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो कर्म होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कर्मों की हम बात करें, एक तो क्या होता है? मुख्य कर्म होता है, और दूसरा जो कर्म होता है वो क्या होता है? गौण कर्म होता है। एक मुख्य कर्म है और दूसरा जो कर्म है वो क्या होता है? गौण कर्म होता है। अब हम बात करेंगे मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। कि मुख्य कर्म की हम बात करेंगे, मुख्य कर्म की पहचान किस प्रकार करेंगे और गौण कर्म की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो मुख्य कर्म की जो पहचान करेंगे, यदि हम वाक्य के अंदर क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और क्या के जवाब में हमें जो भी उत्तर मिलता है वहां पर जो कर्म होता है वो कौन सा होता है? मुख्य कर्म माना जाता है। और यदि हम किसको लगाकर प्रश्न करेंगे और किसको से जिससे उत्तर की प्राप्ति होती है वो जो कर्म माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? गौण कर्म माना जाता है। दूसरी हम बात करें जो मुख्य कर्म होता है वो क्या होता है? निर्जीव होता है। वाक्य के अंदर 2 कर्म दे रखे हैं तो एक आपको सजीव कर्म मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? निर्जीव मिलेगा। तो जो मुख्य जो कर्म होता है वो क्या होता है? निर्जीव कर्म होता है, और ये जो गौण कर्म होता है ये क्या होता है? सजीव कर्म होता है। एक पहचान इसकी ये है। तीसरी पहचान हम देखें तो यहां पर आपको कारक विभक्ति रहित मिलेगा। ये है वो कारक विभक्ति क्या मिलेगा? रहित मिलेगा। गौण कर्म होता है वो कारक विभक्ति आपको नहीं मिलेगी, कारक विभक्ति रहित मिलेगा। और ये जो गौण कर्म है वो क्या मिलेगा? कारक विभक्ति आपको क्या मिलेगा? सहित मिलेगा। मुख्य और गौण कर्म की यदि हम पहचान देखें तो एक पहचान तो ये है कि मुख्य कर्म में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो मुख्य कर्म की प्राप्ति होगी। वाक्य में किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो गौण कर्म की प्राप्ति होगी। दूसरी पहचान ये है कि मुख्य कर्म है वो क्या है? निर्जीव होगा, और गौण कर्म है वो लगभग आप क्या मिलेगा? सजीव मिलेगा। तीसरी पहचान हमने ये पढ़ी है कि जो मुख्य कर्म है वो कारक विभक्ति रहित होगा, और ये गौण कर्म है वो क्या मिलेगा? आपको कारक विभक्ति सहित मिलेगा। चौथी यदि हम इसकी विशेषता देखें तो ये जो मुख्य कर्म है वो आपको क्रिया के क्या मिलेगा? समीप होगा, क्रिया के ठीक समीप, क्रिया के समीप होगा, और ये जो कर्म है वो क्रिया से आपको क्या मिलेगा? दूर मिलेगा। अब यदि आपको कोई भी वाक्य दे रखा है और कोई वाक्य के अंदर आपको यदि 2 कर्म दे रखे हैं तो हम यदि मुख्य और गौण कर्म की बात करें, देखो वाक्य इस प्रकार आएगा कि मोहन श्याम को पत्र लिखता है। मोहन श्याम को पत्र लिखता है। इस प्रकार यदि आपको वाक्य दे रखा है, इस वाक्य के अंदर हम देखें कर्ता कौन है और कर्म कौन है और मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। देखो यहाँ पर काम को जो करने वाला है, काम को करने वाला कौन है? मोहन है। पत्र लिख कौन रहा है? मोहन लिख रहा है। और लिखना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो लिखना यहाँ पर क्या है? क्रिया है, और मोहन यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब इस वाक्य के अंदर हम कर्म की बात करें तो इस वाक्य के अंदर 2 कर्म है। एक तो पत्र कर्म दे रखा है, दूसरा कौन सा है? श्याम यहाँ पर क्या है? कर्म दे रखा है।
अब देखिए जिस वाक्य के अंदर दो क्रम होता है वहां पर एक मुख्य क्रम होता है, दूसरा कौन सा है, गौण क्रम है। तो हम यदि मुख्य और गौण क्रम की पहचान करें तो यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो क्या के जवाब में हमें जो प्राप्ति होगी वो क्रम कौन सा होगा, मुख्य क्रम होगा। तो मोहन श्याम को पत्र लिखता है, तो श्याम यहाँ पर जो नाम है यहाँ पर क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो क्या लिखता है अभी, पत्र है। तो ये पत्र क्या का उत्तर हमें क्या मिल रहा है, पत्र मिल रहा है। इस मतलब पत्र यहाँ पर क्या है, क्रम है, और क्रम यहाँ पर कौन सा है, मुख्य क्रम है। दूसरी पहचान हम करेंगे मुख्य क्रम क्या होगा, निर्जीव होगा, तो पत्र जो शब्द है वो क्या है, निर्जीव है। तीसरी पहचान हम देखें कारक विभक्ति रहित होगा, तो ये पत्र के बाद में कोई कारक विभक्ति नहीं है, तो ये कारक विभक्ति क्या है, रहित है। और चौथी शब्द है क्रिया के क्या मिलेगा आपको, समीप मिलेगा, तो पत्र आपको क्रिया से ठीक क्या आ रहा है, समीप आ रहा है। दूसरी हम बात करें गौण क्रम की, तो गौण क्रम की पहचान हमने पढ़ी है कि गौण क्रम की पहचान एक तो हम किससे करेंगे, किसको लगाकर करेंगे। तो पत्र लिखता है, लिखना क्रिया है, किसको लिखता है अभी, तो इसका उत्तर आ रहा है श्याम को लिखता है। मतलब श्याम ये व्यक्ति विशेष का नाम है, तो श्याम को लिखता है, ये श्याम क्या हो गया, गौण क्रम हो गया। सजीव है, कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर गो कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और चौथी विशेषता देखें तो ये क्रिया से क्या मिल रहा है, दूर मिल रहा है। तो इस प्रकार ये सकर्मक क्रिया है वो दो प्रकार की, एक तो एकर्मक क्रिया, दूसरी कौन सी है, द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया के अंदर तो क्या होगा, एक ही कर्म होगा, जिस प्रकार मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पत्र लिखता है, या मोहन फुटबॉल खेलता है, इस प्रकार यदि कोई वाक्य दे रखे है और क्या लगाकर यदि आपको उत्तर की प्राप्ति हो रही है तो वो कर्म कौन सा होगा, एक ही कर्म होगा, और क्या होगा, मुख्य कर्म होगा। लेकिन जिस वाक्य के अंदर यदि दो कर्म दे रखे हैं तो एक कर्म तो क्या होता है, मुख्य कर्म होता है, दूसरा क्या होता है, गौण कर्म होता है। तो इस प्रकार यदि मुख्य और गौण की हम पहचान करें तो आपको इस प्रकार ये चार पहचान आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। एक क्या या किसको लगाकर, निर्जीव या सजीव वाली कारक विभक्ति रहित या दूर होगा, एक क्रिया के समीप होगा और क्रिया के दूर होगा। तो इसके आधार पर कर्म के आधार पर जो क्रिया के जो प्रकार है वो कितने प्रकार हैं, दो प्रकार है। एक अकर्मक क्रिया है, दूसरी कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। जहां पर कर्म होगा वहां पर अकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, और जिस वाक्य के अंदर कर्म नहीं होगा वहां पर क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कोई वाक्य दे दिया, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस प्रकार यदि वाक्य दे रखा है। अब देखो यहाँ पर उड़ना क्या है, क्रिया है, और उड़ना क्रिया से यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं भी क्या उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं इसका जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव किस पर आ रहा है, पक्षी पर आ रहा है। मतलब काम को करने वाला यहाँ पर कौन है, करता है, तो यहाँ पर काम को करने वाला करता है, मतलब पक्षी है, तो यहाँ पर एक पक्षी तो क्या हो गया, कर्ता हो गया। उड़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। अब देखो इसमें ये दे रखा है आकाश में, ये कर्म नहीं है, क्रिया का प्रभाव यहाँ पर आकाश पर नहीं पड़कर प्रत्यक्ष रूप से किस पर आ रहा है, कर्ता पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये आकाश में दे रखा है, यहाँ पर ये कर्म कारक नहीं होकर ये तो क्या है, किस क्रिया कहां पर घटित हो रही है, उस स्थान विशेष का बोध हो रहा है, इसका मतलब अधिकरण कारक है, कर्म कारक नहीं है। तो ये जो क्रिया है, उड़ना क्रिया हमेशा क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार आपको अन्य बीच के अंदर ये शब्द मिल जाएंगे जहां पर आपको ये आभास होगा यहाँ पर कर्म है, लेकिन यहाँ पर कर्म है नहीं होगा, क्योंकि हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो इसका प्रत्येक रूप से प्रभाव किस पर आएगा, कर्ता पर आएगा। तो ये कुछ क्रिया होती है, उड़ना, बैठना, रोना, सोना, दौड़ना, ये क्रिया मूल रूप से क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। दूसरा हम देखें प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर यदि हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो प्रकार है वो कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के जो प्रकार है वो कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। और 5 प्रकारों की हम बात करें, 5 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो है सामान्य क्रिया। प्रयोग के आधार पर हम बात करें क्रिया के प्रकार तो ये 5 प्रकार है। एक सामान्य क्रिया है, दूसरा हम देखें तो कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। तीसरा यदि हम देखें तो एक आपके पूर्वकालिक क्रिया है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है, और पांचवी क्रिया की बात करें तो पांचवी क्रिया कौन सी है, नाम धातु क्रिया। प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के जो प्रकार है वो कितने हैं, 5 प्रकार है। एक सामान्य क्रिया, एक संयुक्त क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया, एक प्रेरणार्थक क्रिया, एक कौन सी है, नाम धातु क्रिया है। अब देखो इनमें अंतर क्या है, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, और नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। जिस वाक्य के अंदर एक ही धातु से बनी हुई कोई क्रिया का प्रयोग हो रहा है, मतलब एक ही क्रिया का यदि वाक्य के अंदर प्रयोग हो रहा है, वहां पर जो क्रिया मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, सामान्य क्रिया मानी जाती है। मतलब एक ही धातु से बनी हुई कोई भी क्रिया दे रखी है या सामान्य क्रिया दे रखी है जिसके अंदर एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, जिसका बालक,
रोता है, तो रोना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, और केवल एक ही क्रिया का वाक्य में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो बालक रोता है, सीता खेलती है, इस प्रकार मोहन पढ़ता है, ये एक ही क्रिया यदि दे रखी है तो वहां पर ये क्रिया का रूप माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है, सामान्य क्रिया माना जाता है। दूसरा दे रखा है आपको संयुक्त क्रिया दे रखा है। अब सामान्य और संयुक्त क्रिया में अंतर क्या है, जिस वाक्य के अंदर दो अलग अलग धातु से बनी हुई क्रिया दे रखी है या दो अलग अलग क्रिया दे रखी है और दो अलग अलग क्रिया से बना हुआ कोई यदि वाक्य दे रखा है तो उसके अंदर यदि आपको क्रिया का प्रकार पूछे तो वहां पर जो क्रिया का जो प्रकार कौन सा माना जाता है, संयुक्त प्रकार माना जाता है। सामान्य क्रिया के अंदर एक ही क्रिया होगी या एक ही धातु से बनी क्रिया होगी, और यहाँ पर जो संयुक्त के अंदर जो क्रिया होगी कितनी होगी, दो अलग अलग धातु या दो अलग अलग क्रिया का यदि वाक्य में प्रयोग हो रहा है वहां पर जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, संयुक्त क्रिया होगी। इस प्रकार कोई वाक्य आ गया कि माता जी ने खाना बना लिया। देखो यहाँ पर माता जी ने यहाँ पर करता है, खाना यहाँ पर क्या है, कर्म है, लेकिन इस वाक्य के अंदर बनाना और लिया, एक तो बनाना आ गया और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया के रूप में क्या दे रखा है, लिया दे रखा है। तो इस प्रकार यदि कोई वाक्य दे रखा है तो वहां पर आपको जो क्रिया का रूप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, संयुक्त क्रिया मानी जाती है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार है, एक सामान्य क्रिया, एक संयुक्त क्रिया है, तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, पूर्वकालिक या परिणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कहां पर होती है कि एक वाक्य के अंदर आपको दो क्रियाएं मिलेगी, एक वाक्य के अंदर यदि दो क्रिया है लेकिन दो क्रिया में से एक क्रिया क्या हो जाती है, पहले संपन्न हो जाती है, उसके बाद में दूसरी क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। एक क्रिया के पूर्ण होने के बाद में या एक क्रिया के संपन्न होने के बाद में दूसरी क्रिया घटती है। तो यहाँ पर पूर्व में समाप्त होने वाली जो क्रिया है, पहले समाप्त होने वाली जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वाक्य के अंदर दो क्रिया दे रखी है लेकिन एक क्रिया के समाप्त होने के बाद में दूसरी क्रिया हो रही है, तो पहले समाप्त होने वाली जो क्रिया है वो क्रिया कौन सी कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसकी पहचान ये है कि यदि आपको किसी क्रिया के साथ यदि कर शब्दांश जुड़ा हुआ है, कर प्रत्यय कर शब्दांश जोड़ रखा है, वहां पर लगभग जो क्रिया का रूप माना जाता है वो कौन सा रूप माना जाता है, पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। जिस प्रकार मोहन खाना खाकर सो गया, कोई वाक्य दे दिया, मोहन खाना खाकर सो गया। अब देखो इस वाक्य के अंदर दो क्रिया घटित हो रही है, एक तो खाना खाया और दूसरा उसने काम क्या किया है, सोने का काम किया है। तो पहली क्रिया के संपन्न होने के बाद में दूसरी क्रिया क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। तो पहली जो समाप्त होने वाली जो क्रिया है, पहले काम उसने क्या किया, खाना खाने वाला किया है, तो पहली क्रिया जो पूर्ण हो रही है, तो पहले क्रिया जो पूर्ण हो रही है वो क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और दूसरी पहचान ये है कि जो समाप्त होने वाली जो क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, कर शब्दांश जुड़ा होगा। तो यहाँ पर खाकर, कर यहाँ पर क्या खाना क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कर शब्दांश जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य होगा, पूर्वकालिक क्रिया का होगा। जिस प्रकार मोहन खाना खाकर सो गया, सुरेश पढ़कर सो गया, या वो नहाकर सो गया, इस प्रकार कोई भी वाक्य दे रखा है कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद में दूसरी क्रिया पूर्ण हो रही है, तो पहले समाप्त होने वाली जो क्रिया वो क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और एक पहचान इसकी ये है कि आपको लगभग पूर्वकालिक क्रिया के साथ क्या मिलेगा, कर शब्दांश से जुड़ा होगा। चौथी जो क्रिया है वो कौन सी मानी जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। प्रेरणार्थ का तात्पर्य ये है कि जिस वाक्य के अंदर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी की प्रेरणा से या किसी के कहने से कार्य करेगा, तो उस प्रकार के यदि कोई वाक्य दे रखे हैं वहां पर जो क्रिया का रूप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। मतलब प्रेरणा से कोई कार्य करेगा, कर्ता स्वयं कार्य न कर करे, किसी की प्रेरणा से क्या करेगा, कार्य करेगा, वहां पर जो क्रिया का जो रूप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया का माना जाता है। जिस प्रकार कोई वाक्य दे रखा है आपको, और वाक्य दे रखा है कविता सविता से पत्र लिखवाती है, कोई वाक्य दे दिया, कविता सविता से पत्र लिखवाती है। अब देखो इसमें काम करने वाली कौन है, काम में कौन रही है, सविता रही है, और करवा कौन रही है, यहाँ पर कविता रही है। अब पत्र लिखना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, और क्रिया से हम प्रश्न करेंगे क्या लिख रही है, तो यहाँ पर क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, और लिखने का काम कौन कर रही है, यहाँ पर सविता कर रही है, और ये काम करवा कौन रही है, यहाँ पर कविता करवा रही है। तो कर्ता जो कार्य कर रहा है वो अपनी प्रेरणा से नहीं करके किसी के कहने से कार्य कर रहा है। इस प्रकार यदि आपको वाक्य दे रखे हैं वहां पर जो क्रिया का रूप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। मतलब दूसरों की प्रेरणा से कोई कार्य किया जाता है, वहां पर क्रिया का रूप कौन सा माना जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार है। सामान्य क्रिया जिस वाक्य के अंदर एक ही क्रिया का प्रयोग होगा, संयुक्त क्रिया दो अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग होगा,
पूर्वकालिक क्रिया जिस वाक्य के अंदर दो क्रिया घटित होगी तो पहले समाप्त होने वाली जो क्रिया वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थी क्रिया जिस वाक्य के अंदर है कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी की प्रेरणा से कार्य करता है, वहां पर कौन सी है, प्रेरणार्थी क्रिया है। और अगली ये पांचवी जो क्रिया दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, नाम धातु दे रखी है। देखो नाम का अर्थ हमने पहले पढ़ लिया है, नाम का अर्थ क्या होता है, संज्ञा होता है। सामान्य रूप से हमने ये पढ़ा है कि क्रिया की रचना किससे होती है, कभी धातु के अंदर जब हम ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो सामान्य क्रिया की रचना होती है, सामान्य क्रिया शब्दों की रचना होती है। लेकिन यहाँ पर नाम धातु से तात्पर्य ये है कि धातु से क्रिया का नया रचना होकर किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से यदि कोई क्रियावाचक शब्द बना लिया जाता है, वहां पर वो क्रिया का रूप माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है, नाम धातु माना जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से यदि कोई क्रिया शब्द का रूप बना लिया जाता है, वहां पर वो क्रिया का रूप माना जाता है, वो क्या माना जाता है, नाम धातु माना जाता है। जिस प्रकार यदि आपको इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे, जिस प्रकार लाज है, लाज से बना दिया लजाना है, लाज से लजाना क्रिया हो गई। इसी प्रकार शर्म शब्द है, शर्म से क्या हो गया, शर्माना हो गया, शर्म से शर्माना। बात है, बात संज्ञा शब्द से बतियाना हो गया, बात से बतियाना। लात से लतियाना, लात से लतियाना। इस प्रकार की क्रिया मिलेगी आपको। लात से लजाना है, शर्म से शर्माना है, बात से बतियाना है, लात से लतियाना है, झूठ से झुठलाना है। इस प्रकार की यदि आपको क्रियावाचक शब्द दे रखे हैं तो ये धातु से न बढ़कर ये जो क्रिया रूप है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से यदि कोई क्रिया रूप बना लिया जाता है, वहां पर वो क्रिया का रूप माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है, नाम धातु माना जाता है। लगभग परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत या तो पूर्वकालिक क्रिया से पूछे जाते हैं या फिर प्रेरणार्थक क्रिया से पूछे जाते हैं। ताकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लजाना, शर्माना, बतियाना, लतियाना ये क्रिया नाम धातु है या पूर्वकालिक है या संयुक्त क्रिया है। तो इस प्रकार यदि कोई क्रिया शब्द आ रहा है तो आपको कौन सा करना है, नाम धातु करना है। तो आज हमने जो क्रिया के बारे में ये पढ़ा है कि क्रिया किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी काम का करना या होना जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। धातु में ना लगने से सामान्य क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया का वर्गीकरण हमने तीन प्रकार से पढ़ा, एक क्रम के आधार पर है, एक प्रयोग के आधार पर, तीसरा कौन सा है, काल के आधार पर है। ये काल वाला हम पहले पढ़ चुके हैं। ये काल जो हमने जो पहली कक्षा के अंदर से ठीक पहले जो काल के बारे में हमने पढ़ा है कि काल तीन प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वही क्रिया वाला रूप है, ठीक है ना। काल वाला ये टॉपिक आपके पहले हो चुका है। तो आज हमने एक तो क्रम के आधार पर पढ़ लिया है और एक इसके आधार पर पढ़ लिया है, प्रयोग के आधार पर पढ़ लिया है। क्रम के आधार पर दो प्रकार पढ़ रहे हैं, एक अकर्मक क्रिया, दूसरी कौन सी है, सहकर्मक क्रिया है। इस वाक्य के अंदर क्रम नहीं होगा, क्रम के बिना उस वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो रहा है, वहां पर क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। और जिस वाक्य के अंदर क्रम होगा और क्रम सहित यदि कोई वाक्य होता है और क्रिया का प्रभाव प्रत्येक रूप से किस पर आ रहा है, क्रम पर आ रहा है, वहां पर वाक्य कौन सा होगा, सहकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। और प्रयोग के आधार पर ये क्रिया के प्रकार कितने हैं, 5 प्रकार है। तो इस प्रकार आपका जो विकारी वाला जो टॉपिक है वो हमने 4 प्रकार पढ़ लिया, संज्ञा हो गया, आपका सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया। अगली कक्षा के अंदर हम जो अविकारी जो शब्द हैं, अविकारी शब्द कितने हैं, 4 हैं। उन अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि 4 अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, चाहे वो क्रिया विशेषण है, चाहे वो संबंध बोधक है, चाहे समुच्चय बोधक है, चाहे विस्मृति बोधक है। इस प्रकार आज की कक्षा के अंदर हमने विकारी शब्द वाला ये बिंदु आपका पूरा हो गया। धन्यवाद।